में हम लोगों ने सिलेबल की परिभाषा जो है बेटर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के आधार पे देखा था। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो अवश्य देख लीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में इस बात को, सिलेबल के फाउंडेशन को रखा गया था। आज जो है इसी बात को आगे हम लोग बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो के आधार पे हम लोगों ने समझा कि सिलेबल क्या है। तो सिलेबल एक समूह होता है। किस चीज़ का समूह है? तो वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ये समूह है। वॉवल साउंड जो है वो मध्य में रहेगा, ठीक है। उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ सकते हैं, उसके पहले भी कॉन्सोनेंट साउंड आ सकते हैं। इसके उदाहरण में हम लोगों ने देखा था ब्यूटीफुल का उदाहरण, जिसमें ब्यू में जो है वो वॉवल साउंड अंत में है, टी में भी वॉवल साउंड अंत में है, ठीक है। लेकिन फल में जो है वॉवल साउंड मध्य में है। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक दूसरे प्रोफेसर की लिखी हुई एक बेहतरीन पुस्तक जो है, जिस पुस्तक का नाम है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है। इस पुस्तक के आधार पे हम लोग समझेंगे कि आखिर सिलेबल किसको कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे सिलेबल की परिभाषा क्या कहती है कि सिलेबल्स आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज, सिलेबल को जो है इसको परिभाषित किया जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है किस रूप में? कंसिस्टिंग ऑफ अ सेंटर, इसमें एक केंद्र होता है, ठीक। इसके एक सेंटर होता है। विच हैज़ लिटिल और नो ऑब्स्ट्रक्शन, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसमें एक सेंटर होता है, विच हैज़ लिटिल और नो ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो, और वो जो सेंटर होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है वो बाधा उत्पन्न नहीं होती है वायु के बाहर निकलने में, ठीक। एंड विच साउंड्स कंपेरेटिवली लाउड, और वो जो साउंड होता है सेंटर का वो थोड़ा सा हाई होता है साउंड, ठीक। तो अब इस सिलेबल की परिभाषा जो है ये किसके अनुसार है? ये पीटर रोच के अनुसार है, ठीक है। पीटर रोच जो है प्रोफेसर है फोनेटिक्स के। ये किसके प्रोफेसर हैं? फोनेटिक्स के, प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स कहा जाता है साउंड जो है, साउंड विज्ञान को, ठीक है ना, ध्वनि विज्ञान को फोनेटिक्स कहा जाता है। जो भाषा से संबंधित जो ध्वनि विज्ञान है उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में प्रोफेसर है। क्लियर हो गया। तो इनकी जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, ठीक है। इसी पुस्तक के आधार पे इसी पुस्तक के आधार पे जो है ये परिभाषा दिया गया है। तो इसमें वो सिलेबल को किस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, किस रूप में दर्शाते हैं? तो वो सेंटर के रूप में दिखाते हैं कि इसमें एक केंद्र होता है, ठीक। अब वो केंद्र जो होता है, वो केंद्र में एयर का जो फ्लो होगा, यानी कि जो वायु जो फ्लो करेगा माउथ से होते हुए, वो उस वायु के फ्लो में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, कहीं पे कोई बाधा नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। क्लियर हो गया। और उसका जो साउंड होगा वो थोड़ा लाउड होगा, ठीक है। उसकी जो ध्वनि होगी थोड़ी सी तेज ध्वनि होगी, लाउड होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ से ये दो परिभाषा हम लोगों ने देखा, और दो परिभाषा के निष्कर्ष में हम क्या पहुँचते हैं? हम इसके निष्कर्ष में क्या देखते हैं कि यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें सिलेबल की, ठीक है ना, सिलेबल की स्ट्रक्चर की बात करें, सिलेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी चर्चा करें। स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल, इसकी यदि हम बात करें और दोनों पुस्तकों को एक साथ रख करके, तो दोनों में कुछ बातें समान है कि इसके सेंटर में एक साउंड होगा। अब वो साउंड कौन सा होगा? पहली वाली पुस्तक के अनुसार वॉवल साउंड होगा मध्य में, और उसके इर्द गिर्द जो है वो कंसोनेंट साउंड होंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी को हम इस तरह से ब्रैकेट में डाल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि ब्रैकेट का यह मतलब है कि ये साउंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्लियर हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम 4 सी लिख रहे हैं, यानी कि 4 कंसोनेंट साउंड लिख रहे हैं, ठीक। और इसके पहले हम क्या करते हैं? 3 कंसोनेंट साउंड लिखते हैं। क्लियर हो गया, 3 कंसोनेंट साउंड। अब यहाँ पे हम
आगे की तरफ 4 कंसोनेंट साउंड क्यों लिखे वॉवल के बाद, अब पहले की तरफ 3 कंसोनेंट साउंड क्यों लिखे हैं, ठीक है। अब इस बात को भी समझ लीजिए, 3 कंसोनेंट साउंड्स, ठीक है। यहाँ हम 4 क्यों लिखे हुए हैं, यहाँ 4 कंसोनेंट साउंड्स। तो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि वॉवल से पहले 3 कंसोनेंट साउंड मैक्सिमम आ सकता है, अब वॉवल के बाद जो है 4 कंसोनेंट साउंड मैक्सिमम आ सकते हैं। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। तो टोटल साउंड्स की जो संख्या होगी वो 8 होगी। एक सिलेबल में टोटल साउंड्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम साउंड्स कितने हो सकते हैं, 8 साउंड्स हो सकते हैं, ये मैक्सिमम है। क्लियर हो गया, ये मैक्सिमम साउंड का संरचना है। तो मैक्सिमम जो है आपका वॉवल से पहले 3 साउंड और वॉवल के बाद 4 साउंड कॉन्सोनेंट का। क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ उदाहरण देकर के समझाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, कि जो पहले आ रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड पहले आ रहे हैं उनको ऑनसेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑनसेट, ठीक, उनको ऑनसेट कहते हैं। जैसे वॉवल साउंड से पहले जो कॉन्सोनेंट ये ऑनसेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया है, ये क्लस्टर बन गया है। यानी कि एक से अधिक साउंड जब आता है तो उसको क्लस्टर कहते हैं, ठीक है ना, क्लस्टर यानी कि समूह बन गया है। क्लियर। तो ये वॉवल से पहले जो साउंड है उसको ऑनसेट कहते हैं, और वॉवल के बाद जो साउंड आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कोडा कहते हैं। क्लियर हो गया। तो वॉवल से पहले जो साउंड है उसको ऑनसेट कहेंगे, वॉवल के बाद जो साउंड आता है उसको कोडा कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से समझ लीजिए कि ऑनसेट की संख्या कितनी हो सकती है, ऑनसेट की मैक्सिमम संख्या जो है 3 कॉन्सोनेंट्स होगा, कॉन्सोनेंट्स। ऑनसेट मैक्सिमम कितना होगा, 3 कॉन्सोनेंट, और कोडा मैक्सिमम कितना होगा, 4 कॉन्सोनेंट्स, 4 कॉन्सोनेंट्स। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो टोटल साउंड वॉवल को मिला करके टोटल 8 साउंड जो है, 8 साउंड होंगे एक सिलेबल के अंतर्गत। अब यहाँ ब्रैकेट दिया गया है, तो ब्रैकेट का क्या मतलब है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक। तो इसी तरह से हम लोग कुछ जो है इस तरह के उदाहरण हम लोग देखेंगे जिसमें जो है जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक, उसको हम लोग देखेंगे, और इसके आधार पे एक अपना जो है एक परिभाषा हम लोग निकालने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, कि सिर्फ यदि सेंटर हो, ऐसा भी शब्द है जिसमें सिर्फ सेंटर है, उसको मिनिमम सिलेबल हम लोग कह सकते हैं, मिनिमम सिलेबल, ठीक, यानी कि सिलेबल का सबसे छोटा मिनिमम होगा वो, उसमें क्या होगा, सिर्फ सेंटर होगा, सेंटर होगा। अब ऐसे उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे ARE, इसको उच्चारण क्या करते हैं, आ, इसको आ का उच्चारण करते हैं। आ जो साउंड है वो वॉवल है ना, ये साउंड जो है वॉवल है। तो इसमें एक ही वो साउंड आया, वॉवल का साउंड आया, आइए अपने आप में क्या हुआ, एक सिलेबल फॉर्म किया। तो सिर्फ माने एक सिलेबल जो है मिनिमम जो है उसमें एक वॉवल साउंड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण देखिए, इसको इंग्लिश में उच्चारण करते हैं ओ, याद रखिएगा, इसको उच्चारण क्या किया जाता है, ओ का साउंड उच्चारित किया जाता है। अब इसमें जो आर आया है इसको उच्चारित नहीं किया गया है। अब ये क्यों नहीं उच्चारित किया गया है, इसको एक अलग वीडियो बना करके इसको डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो देखिए ओ का जो साउंड है वो वॉवल का साउंड है, इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये भी एक सिंगल वॉवल का साउंड है, एक ही वॉवल का साउंड है। तो मिनिमम सिलेबल कितना बड़ा हो सकता है, तो सिर्फ एक वॉवल का साउंड होगा, यानी कि वॉवल का रहना अनिवार्य होता है सिलेबल के निर्माण में। यहाँ से स्पष्ट हो गया कि कम से कम एक वॉवल साउंड होना चाहिए, तभी जाकर के सिलेबल का निर्माण होगा। क्लियर। अब 2 नंबर में क्या, तो ऑनसेट होगा और सेंटर होगा, यानी कि वॉवल साउंड होगा। तो ऑनसेट होगा और सेंटर होगा। जैसे इसको देखिए, इसमें क्या है, इसका उच्चारण हम लोग करते हैं की,
है ना, इसका उच्चारण करते हैं की। तो इसमें क है और हर्षई है, दीर्घई है, सॉरी दीर्घई है। तो क जो हो गया वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, ई का जो साउंड है वो वावल का साउंड है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वावल के पहले एक ऑनसेट आया हुआ है, एक कॉन्सोनेंट साउंड आया हुआ है। क्लियर हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑनसेट हो और एक सेंटर से पहले सिर्फ ऑनसेट हो। ठीक है, इसी तरह से देखिए और उदाहरण देख लीजिए। इसको उच्चारित करते हैं मो, याद रखिएगा यहाँ भी आर का उच्चारण नहीं होगा। तो मो, म और ओ, यही ना, म और ओ। तो म का जो साउंड हो गया वो कॉन्सोनेंट हो गया, ओ का जो साउंड हो गया वो वावल हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑनसेट आया हुआ है, ये ऑनसेट है और ये सेंटर है। क्लियर। तो वावल साउंड से पहले एक कॉन्सोनेंट यानी कि ऑनसेट आ सकता है। अब तीसरा देखिए उदाहरण। तीसरा उदाहरण जो है कि वावल साउंड से के बाद कोडा आ सकता है, ऑनसेट नहीं भी रह सकता है। ठीक है, जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, एम, है ना, एम का उच्चारण करते हैं। तो एम में क्या है, ए का साउंड एक है और फिर म का साउंड है। ठीक है, तो ए का जो साउंड हो गया वो वावल हो गया, म का साउंड जो हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें वावल के बाद कॉन्सोनेंट है, यानी कि सेंटर के बाद जो है कोडा है। ठीक, इसी तरह से आप देखिए दूसरे उदाहरण, जैसे OUGHT, इसको इंग्लिश में पढ़ा जाता है ओट। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, ओट। अब यहाँ देखिए ओट में क्या है कि ओ का साउंड आया है, उसके बाद ट का साउंड आया है। तो ओ जो है वो वावल साउंड है और ट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पे भी वावल साउंड के बाद कॉन्सोनेंट साउंड आया है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो गई। अब चौथा पॉसिबिलिटी देखिए, चौथा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि ऑनसेट आएगा, सेंटर होगा और कोडा भी आएगा। ठीक है, कोडा। क्लियर हो गया। ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। जैसे इस शब्द को देखिए, इसको कैसे उच्चारित करते हैं, फील, है ना, फील, इसको इस तरह से उच्चारित करते हैं। तो इसमें फ है, दीर्घई है और लॉ है। फ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, दीर्घई जो है वावल साउंड है, लॉ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। तो देखिए यहाँ पे वावल से पहले भी कॉन्सोनेंट है, वावल के बाद भी कॉन्सोनेंट है, पहले भी कॉन्सोनेंट है, बाद में भी कॉन्सोनेंट है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा दूसरा एक उदाहरण देखिए, फिल, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, फिल। क्लियर। आई पहले वाले को क्या पढ़ते थे, फील, इसको क्या पढ़ते हैं, फिल। अब इसका जो है इसको लिखते हैं कैसे है, तो फ है, हर्षई है। क्लियर हो गया, हर्षई का साउंड है और फिर लॉ का साउंड है। अब देखिए इसमें फ का जो साउंड है कॉन्सोनेंट है, ये वावल साउंड है और ये फिर कॉन्सोनेंट है। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, ये चार पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। यह स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, चारों पॉसिबिलिटी में क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो सेंटर जो है वो सभी में प्रेजेंट है। इसी चीज़ को हम लोगों ने समझा। तो सेंटर जो है वो सभी में प्रेजेंट है, इस बात को स्पष्ट रूप से हम लोग समझ लिए। तो अब इसकी एक सामान्य परिभाषा हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि ऐसा समूह, ठीक है, जिसमें कम से कम एक वावल साउंड हो, ठीक है, उसी को हम लोग सिलेबल कहेंगे। तो इस आधार पे एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं कि एक वावल साउंड, वावल साउंड, ठीक, ये मिनिमम जो है एक वावल साउंड इज इक्वल टू 1 सिलेबल। और इसके आधार पे जो है हम लोग आसानी से सिलेबल की पहचान कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको वावल साउंड पहचानना है। जिस शब्द में जितना वावल साउंड होगा उतना सिलेबल होगा इसमें। ठीक है, ये हम लोग एक फॉर्मूला बना सकते हैं, एक रूल हम लोग जो है बना सकते हैं इस आधार पे। ठीक है, ये पहचान करने के लिए बहुत आसान रूल होगा। कोई भी शब्द हम उठा लेते हैं, ठीक है, जैसे हम कहें, जैसे इस शब्द को ले लीजिए। अब इसका सबसे पहले हमको उच्चारण जानना होगा कि इसका सही उच्चारण क्या है।
और सही उच्चारण आपको कहाँ से पता चलेगा? तो सही उच्चारण जो है आपको डिक्शनरी से पता चलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि यदि किसी शब्द के उच्चारण में आपको परेशानी है तो आप ज़रूर डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए, किसी अच्छे डिक्शनरी को कंसल्ट कीजिए। ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, लॉन्गमैन हो गया, ऐसे डिक्शनरी को आप कंसल्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप आसानी से उस शब्द का आसानी से उच्चारण समझ सकते हैं, ठीक है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऐसे डिक्शनरी आप कंसल्ट, लॉन्गमैन, ऐसे डिक्शनरी आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी शब्द के उच्चारण के लिए, ठीक। तो इसके अलावा और आसान तरीका है कि गूगल का भी जो डिक्शनरी आता है गूगल का, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक। तो गूगल के भी डिक्शनरी का आप उपयोग कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इस शब्द का सही उच्चारण जो है पता चल जाएगा। तो इस शब्द का सही उच्चारण क्या होता है, देखिए। इस शब्द का सही उच्चारण होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ठीक है। इस शब्द का सही उच्चारण क्या होगा? कंफर्टेबल, ठीक है, कंफर्टेबल। अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग और देख लेते हैं इसमें कितना जो है, कितना इसमें वावल साउंड है, ठीक। तो क प्लस अ, क पूरा है, म आधा है, म में अ नहीं है, फ के साथ अ मिला हुआ है, फ, ट है और ए है, ए साउंड एक साथ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके अलावा क्या है? ब है, ब के साथ अ मिला हुआ है, इसके बाद ल मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग को आसान हो जाएगा कि हम लोग को ये समझने में कि इसमें कितना वावल। देखिए ठीक है, तो आप देख लीजिए कि इस शब्द का सही उच्चारण क्या किया जाता है, तो इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो ई, न, ट, ए, ल, ई, ज, अ, आधा न, फिर ट। अब इसमें हम लोग चिन्हित कर दिए हैं, देख लीजिए कि कितना जो है वावल साउंड है। तो इसमें ई है, ए है, ई है और अ है, तो 4 वावल साउंड्स हो गए इसमें। तो इसमें सिलेबल कितना होगा? तो ऑब्वियसली अगर 4 वावल साउंड्स है तो सिलेबल भी 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से हम लोग जो है किसी शब्द का सिलेबल आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है सिलेबल को पहचान लेना। हम लोग वावल साउंड को फोकस करेंगे, लेकिन उच्चारण आपको समझना होगा कि किसी शब्द का सही उच्चारण क्या है। क्लियर हो गया ना? यदि आप उच्चारण नहीं पकड़ पाइएगा तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको सिलेबल की पहचान करने में। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है, ठीक है ना, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है कि मान लीजिए कि हम लोगों ने इस शब्द को तोड़ा सिलेबल के आधार पे। तो हम लोग कैसे तोड़े हैं? तो इन, टेल, ई, जंट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों ने जैसे इन का हम प्रयोग किए ना, इन का, तो इसमें ई और न, ठीक है, इसमें 2 साउंड हम लोग रख दिए एक साथ। टेल में टे, ल, टेल में 3 साउंड हम रखे हैं, ट, ए, ल, टेल। और ई को अकेला हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। और जंट में ज, अ, आधा न, ट, इसमें 4 साउंड हम रख दिए। अब ये किस आधार पे हो गया? अब ये समझना है हम लोग को कि यहाँ पे पहले में 2 साउंड है, इसमें 2 साउंड है। तो पहले वाले में 2 साउंड है, फर्स्ट में कितना साउंड है? 2 साउंड है। सेकेंड में 3 साउंड है। फोर्थ में कितना साउंड है? सॉरी, सेकेंड में 3 साउंड है। थर्ड में जो है 1 साउंड है। और चौथे में कितना साउंड है? 4 साउंड हम ले आए हैं। तो ये किस आधार पे जो है एकजुट किया गया? अब यहाँ पे यानी कि सिलेबल कहाँ पे टूटेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सिलेबल कहाँ पे टूटेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसमें जो है एक रूपता नहीं है। इस बात को समझ लेना है कि जो है विद्वानों के बीच में भी मतभेद है कि सिलेबल कहाँ पे टूटेगा। लेकिन जो है कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे
पीटर रोज की जो पुस्तक है इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, उसमें एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण क्या है? उदाहरण दिया गया है इस शब्द को, ठीक। अब ये पूछा गया, चूंकि इसमें 2 सिलेबल है, इसका सही उच्चारण क्या है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ये इसका सही उच्चारण है, एक्स्ट्रा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कहाँ पे हमको तोड़ना है, क्या बीच में तोड़ देना है? तो कई पॉसिबिलिटी उस पुस्तक में बताई गई है, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में ये दिखाने की कोशिश की है कि कहाँ पे टूटेगा, क्या ई एक साथ होगा और उसके बाद जो है कस्ट्रा, ये पॉसिबिलिटी होगी, या दूसरी पॉसिबिलिटी उन्होंने ये दिखाई है कि ई एक साथ होगा और ट्रॉ एक साथ रहेगा, ठीक है, यानी कि अर्थात यहाँ पे टूटेगा। क्लियर हो गया? हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करें, उस पुस्तक में भी डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे सिलेबल टूटेगा। या और दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक्स एक साथ रहेगा या ट्रॉ जो है वो एक साथ रहेगा। क्लियर हो गया? या और पॉसिबिलिटी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, जैसे एक्स्ट्रॉ, लास्ट में अ होगा। तो इस तरह से उन्होंने कई पॉसिबिलिटी को उस पुस्तक में बात किया है। सबसे जो है सबसे बेहतर पॉसिबिलिटी इसमें कौन है वो समझना होगा, ठीक। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक प्रिंसिपल की बात की है, एक सिद्धांत की बात की है, ठीक है। और जिस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, उसको मैक्सिमम ऑनसेट्स प्रिंसिपल कहते हैं। उसका नाम क्या है? मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी, मैक्सिमल। उस सिद्धांत का क्या नाम है? मैक्सिमल ऑनसेट्स प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। इस प्रिंसिपल माने ये सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो डेनियल कैहन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, डेनियल काहन नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा 1976 में अपने एक थेसिस में, एक्चुअली वो पीएचडी कर रहे थे, ठीक है, तो पीएचडी कर रहे थे एमआईटी यूनिवर्सिटी से। एमआईटी यूनिवर्सिटी थी, एमआईटी से वो पीएचडी कर रहे थे। अब पीएचडी, उनकी जो पीएचडी हो रही थी एमआईटी में, तो उन्होंने एक पेपर सबमिट किया था, अपने पीएचडी का थेसिस सबमिट किया था, उसी में मैक्सिमम ऑनसेट प्रिंसिपल की उन्होंने चर्चा की थी। तो चूंकि वो प्रिंसिपल, ये मुद्दा जो था, ये शुरू से भी ये जो है विद्वानों के बीच में कन्फ्लिक्ट था कि कहाँ से जो है एक सिलेबल टूटना चाहिए, कितना कॉन्सोनेंट वॉवल एक साथ मिले होने चाहिए, या कितना कॉन्सोनेंट एक साथ मिला होगा, उस पर कई जो थी कन्फ्यूजन्स थी। तो जब उन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने थेसिस में दिखाया, इसको प्रूफ करके दिखाया, तो ज़्यादातर लोग जो है उस प्रिंसिपल पे भरोसा किए। तो उस प्रिंसिपल में क्या था, और पहले इसको हम लोग समझ लें कि उस प्रिंसिपल में था क्या, उन्होंने क्या कहा था इस प्रिंसिपल के थ्रू। चलिए, तो उनकी ये प्रिंसिपल थी, ठीक है ना, उनकी प्रिंसिपल क्या थी? तो ये प्रिंसिपल थी। अब इस प्रिंसिपल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा का जो उदाहरण दिया गया था उसको लिखते हैं, उसके आधार पे आपको प्रिंसिपल समझा रहे हैं, ठीक। तो एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि वावल साउंड एक शुरू में है और एक अंत में है, बीच में जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया कि एक वावल साउंड शुरू में है, सेपरेट करके लिखते हैं, ठीक। एक साउंड, वावल साउंड जो है शुरू में है और एक वावल साउंड अंत की तरफ है, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, मैक्सिमम ऑनसेट प्रिंसिपल क्या कहता है? तो मैक्सिमल ऑनसेट प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन 2 syllables आर टू बी डिवाइडेड। तो यहाँ पे तो 2 syllable होगा ना, इसलिए कि दो वावल साउंड है तो 2 syllable होगा। तो जब 2 syllable को तोड़ना हो, एनी कॉन्सोनेंट्स बिटवीन देम, अब इनके बीच में ये जो कॉन्सोनेंट है बिटवीन देम, दोनों के बीच में,
कंसोनेंट बिटवीन शुड बी अटैच टू द राइट हैंड सिलेबल। तो ये जो मध्य में कंसोनेंट साउंड आ रहा है वो किसके साथ जुड़ेगा? राइट हैंड साइड, यानी कि इसके साथ जुड़ेगा, ठीक, नॉट द लेफ्ट, इसके साथ नहीं जुड़ेगा। इस बात को समझ लेना है कि इसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, दाहिने तरफ जुड़ेगा, बाएं तरफ नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो गया? एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो पाए। अब यहाँ पे संभावना की भी बात की गई है, संभावना की भी बात की गई है, संभावना। अब संभावना क्यों बात की गई है, इसको आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो इस नियम के आधार पे पीटर रोज कहते हैं कि इस नियम को यदि हम लोग आधार बना लिया जाए तो एक पॉसिबल ब्रेक कहाँ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ईक जो है उसको एक साथ रख दें और स्ट्रा जो है, स्ट्रॉ, इसको एक साथ मिला दें, ठीक है ना। कि ज़्यादातर जो है वॉवल साउंड किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड किसके साथ जाना चाहिए? लास्ट वाले वॉवल के साथ, यानी कि दाहिने तरफ शिफ्ट होना चाहिए। तो ये पॉसिबल कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन अब इसमें परेशानी क्या है, इसको इंग्लिश में लिखें यदि, ठीक है, इसको परेशानी क्या है, तो इस तरह से साउंड को लिख देते हैं। तो परेशानी ये है कि ये जो कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना, जो कॉन्सोनेंट का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा ये इसका एक काम करते हैं, क को भी मिला देते हैं इसमें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तब जाके हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे इस बात को। तो इसका जो है इस नियम के आधार पे ई एक साथ रख लीजिए और मैक्सिमम को उसके साथ मिला दीजिए, ठीक है, दाहिने तरफ। नियम यही कह रहा है कि जो दूसरा दाहिने तरफ जो कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ जो है वो चला आएगा, दाहिने तरफ जो वॉवल होगा उसके साथ जो है चला आएगा। तो ई यहाँ पे अकेला हो गया, ठीक। तो अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो हम लोग एक्स्ट्रा साउंड के आधार पे क, सौ, र, इस तरह से इसका साउंड होगा। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी दुविधा ये है, उस पुस्तक में इस बात को कहा गया है कि KSTRA ये जो कॉम्बिनेशन है, क, सौ, ट, र, ये कॉम्बिनेशन अंग्रेजी में नहीं होता है, ठीक, इंग्लिश में नहीं होता है। नॉट फाउंड इन इंग्लिश, नॉट फाउंड इन इंग्लिश, यानी कि ये इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्लस्टर है ये इस तरह से अंग्रेजी में जुड़ नहीं सकता है। क्लियर हो गया? तो जब हम लोग अगर इस नियम के आधार पे यदि हम लोग तोड़ते हैं तो दाहिने तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं, दाहिने तरफ, दाहिने वॉवल की तरफ कॉन्सोनेंट को शिफ्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि ये जो क्लस्टर बना रहा है, ठीक है ना, ये जो क्लस्टर का फॉर्म कर रहा है, जो समूह बना रहा है, उस समूह का जो कॉम्बिनेशन है उस तरह का अंग्रेजी में नहीं होता है। तो ये इस तरह से हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को रखा है कि इस तरह से हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे समझ में आया कि एज फार एज पॉसिबल क्यों कहा गया है। तो यदि हम शिफ्ट करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड को दाहिने वॉवल की तरफ तो हमको ये भी देखना होगा कि जो कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है या कॉन्सोनेंट का जो समूह बन रहा है वैसा समूह जो है अंग्रेजी में बनता है कि नहीं बनता है, वो कॉम्बिनेशन, वो समूह जो है वो अंग्रेजी में पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे जो है इस नियम में बताया गया है कि एज फार एज पॉसिबल, यदि संभव पाएगा उस तरह का कॉम्बिनेशन अंग्रेजी में बनता होगा तभी जो है हम लोग दाहिने की तरफ सभी कॉन्सोनेंट साउंड को दाहिने वॉवल की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। अन्यथा फिर हमको कोई मध्य का रास्ता निकालना होगा। तो पीटर रोच ने अपनी पुस्तक में इसका सबसे बेहतरीन जो है सिलेबल जो डिवीज़न है उसको उन्होंने कहा है कि हम लोग इक एक साथ रखें और स्ट्रॉ एक साथ रखें, इस ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतरीन डिवीज़न होगा। स्पष्ट हो गया? तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है कुछ बातचीत किया है, ठीक है। एक दूसरा उदाहरण भी देख ले, ठीक है ना। रूल नंबर 2 भी एक चीज़ हम लोग, तो ये हमारा हो गया रूल नंबर 1,
ठीक है, इसको हम लोग रूल नंबर 1 मानते हैं। रूल 1 हो गया। इसके आधार पे हम लोगों ने, इस नियम के आधार पे हम लोगों ने सिलेबल को तोड़ने की चेष्टा की थी। अब देखिए रूल नंबर 2, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक दूसरा उदाहरण दिया है। रूल नंबर 2 में हम लोग समझेंगे। दूसरा उदाहरण क्या दिया है उन्होंने, BETTER, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, बेट। इसका सही उच्चारण क्या होता है, बेट, ट होता है ना, बेट। अब यहाँ पे जो है हमको ये समझना होगा कि यहाँ पे जो है वो हम सिलेबल कैसे तोड़ेंगे, ठीक। तो देखिए ब है, फिर ए है, फिर ट है, और फिर क्या है, अ है, सॉरी ल नहीं है, अ है, ठीक है ना, अ है। तो इस शब्द में कॉन्सन वावल साउंड एक यहाँ आ रहा है और एक अंत की तरफ जा रहा है। क्लियर हो गया। अब इसका जो है, इसको कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कैसे जो है उस नियम के आधार पे इसको बदल सकते हैं। तो जब उस नियम को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या दिखाई देता है, तो हम लोग जो है उस नियम के आधार पे कह सकते हैं कि इसमें जो है बेट और अ, ठीक है ना, र का उच्चारण हम नहीं करेंगे, बेट अ, इस तरह से फॉर्म होता है, बेट अ, बेट, बेट अ। अब यहाँ पे उस नियम के आधार पे जब हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो हम लोग क्या पाते हैं कि बेट एक साथ रहेगा और अ जो है वो अलग सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना है कि कोई भी ऐसा जो है, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग, अच्छा उस नियम के आधार पे तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, उस नियम के आधार पे हम लोग समझें, इस बात को समझिए, ठीक है, कि उस नियम के आधार पे क्या था कि जो जैसे बीच में डिवीजन हमको देना है ना, यहाँ पे एक वावल साउंड आ गया है, ठीक, कॉन्सोनेंट हम कहाँ रखेंगे, दाहिने तरफ रखेंगे, यही ना नियम कहता है। तो यदि इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो बे एक साथ हो गया और ट एक साथ हो जाएगा, बेट, ठीक है। अब इस नियम में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अब इस पे हम लोग बात करेंगे। इसको यदि हम इंग्लिश के आधार पे तोड़ दें तो बे और ट, ठीक है, बे ट, क्लियर हो गया। अ का जो साउंड है वो इस तरह से होगा, अ का साउंड ये होगा। आप लोग को बताया गया था कि इंग्लिश में अ का साउंड 3 होता है। ये बात आप पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि इंग्लिश में अ का साउंड कितना है, 3 है। एक है इस तरह से, एक है इस तरह से, और एक है इस तरह से, 3 साउंड है, क्लियर। तो यहाँ पे जो है अ का साउंड। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सबसे बड़ी परेशानी है कि कुछ ऐसे ऐसे साउंड्स होते हैं जो किसी सिलेबल के अंत में नहीं आ सकते हैं, समझ लेना है, ठीक है। तो कुछ ऐसे साउंड्स हैं, साउंड्स दैट कांट बी यूज्ड at the end of a syllable। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि कुछ ऐसे साउंड्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी साउंड्स हैं, वावल साउंड्स हैं जो किसी सिलेबल के अंत में नहीं आ सकते हैं, इंग्लिश में नहीं आ सकते हैं। ये बात जो है नोट में अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। और कौन कौन नहीं आ सकता है, अब देखिए इसका लिस्ट। एक हो गया ये वाला साउंड, इसको कहते हैं ई, ठीक। एक हो गया आपका ये वाला साउंड, इसको कहते हैं ए, ठीक। एक हो गया आपका ये वाला साउंड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऐ, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऐ का साउंड है ये, ठीक है। एक हो गया ये वाला साउंड, इसको इंग्लिश में कहते हैं अ का साउंड है ये, ठीक है ना, इसको अ का उच्चारण करते हैं। एक साउंड हो गया ये वाला, ये इस तरह से करके इस तरह से, ठीक है, क्लियर हो गया। या इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे हो गया, ये एक साउंड ये हो गया। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह का साउंड होता है। एक हो गया साउंड आपका इस तरह से, ठीक, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको
ऊ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये ऐसे 6 साउंड हैं जो किसी सिलेबल के अंत में नहीं आ सकते हैं, अर्थात इंग्लिश में ये ऐसा सिलेबल हम लोग मान ही नहीं सकते हैं जिसके अंत में जो है ऐसे साउंड्स आ जाए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। तो ऐसे साउंड्स नहीं आ सकते हैं, वैसा सिलेबल मान्य नहीं होगा। अब इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंत में तो आ गया है अ का साउंड, यानी कि ये जो है ये सिलेबल मान्य नहीं होगा। ठीक, ये सिलेबल क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या उपाय बचता है? अब इसके लिए उपाय बचता है कि ऑनसेट जो है मैक्सिमम ऑनसेट प्रिंसिपल को छोड़ करके इस टी को जो है इधर हम लोग बढ़ा दें। ठीक है, और इस तरह से जो है इसको क्या बना दें, बेट अ, बेट अ। अब ये अकेला आ सकता है, सिलेबल में अकेला रह सकता है, लेकिन किसी दूसरे कंसोनेंट के साथ अंत में नहीं आ सकता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है बेट अ यहाँ पे इस तरह से सिलेबल में टूटेगा। ठीक, बेट अ। क्लियर हो गया। इस तरह से इसका हम लोग सिलेबल तोड़ देंगे। तो ये आज हम लोगों ने बातचीत किया, ठीक है, कि कैसे सिलेबल किसको कहते हैं, सिलेबल की हम पहचान कैसे करेंगे, और सिलेबल से संबंधित जो है 2 नियम जो है हम लोगों ने आज के वीडियो में बातचीत किया है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको जो है ये बातचीत अच्छी लगी होगी, आप लोग को ये बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है, व्याकरण का ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है टॉपिक है। फोनेटिक्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और इंटरेस्टिंग भी है। यदि बात समझ में आती है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि बात नहीं समझ में आती है तब ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो जो है आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस तरह से यदि सिस्टमेटिक आपको पढ़ना है, बेसिक लेवल से पढ़ना है, तो आप जो है मेरे ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़िए। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है मेरे इस नंबर पे 9508432216 जो नंबर है वो उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए हमको। ठीक है, व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। क्लियर हो गया। उससे जो है आपको ऑनलाइन क्लास से जोड़ दिया जाएगा और बेसिक लेवल से जो है उस बात को समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो आप बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है ना। बहुत सारे एक्सरसाइज बनवाए जाएंगे, जिस तरह से ऑफलाइन में एक्सरसाइज बनवाया जाता है उसी तरह से जो है ऑनलाइन में भी एक्सरसाइज बनवाने की व्यवस्था है। तो आप इससे जुड़िए और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है इसको कमेंट कीजिए वीडियो पे कि आपको कैसा लग रहा है। ये जो बातें बहुत कॉम्प्लिकेट हम लोगों ने बातचीत किया आज, और मैंने कोशिश की है कि पूरी बात को जो है सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा सकूं। तो ये वीडियो यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके पहले जो वीडियो जो था सिलेबल के ऊपर में, उस वीडियो को भी ज़रूर एक बार देख लीजिए ताकि आपको ये बातें जो है स्पष्ट रूप से पूरी तरह से समझ में आ जाए।